सिमज में ऐसे अनेक अवसर आए हैं जब हमारी छात्रों की प्रतिभा को राज्य के जो वरिष्ठ नीति निर्माता हैं, विश्वविद्यालय के जो कर्ता धर्ता हैं या जो उनके सबसे बड़े संचालक होते हैं, ऐसे लोगों ने आकर के छात्रों की प्रतिभाओं को देखा है और उनको प्रोत्साहित किया है। आज एक ऐसा ही सुंदर अवसर है। आज इंडस्ट्री से प्रतिनिधिगण आए हैं, बैंकिंग सेक्टर के प्रतिनिधिगण आपके बीच, आपके सहपाठियों को जिन्होंने इंटरव्यू में कैंपस इंटरव्यू में पास किया है, जॉब उनको आज ऑफर लेटर दिया जाएगा। और साथ ही साथ विप्रो कंपनी में भी 125 से अधिक छात्र ऐसे हैं जो फाइनल राउंड में प्रवेश कर गए। और कंपनी का कितना अच्छा ये एक पहल है कि कंपनी ने कहा कि मैं चाहती हूं कि छात्रों को वो सारे हम लोग पॉइंट्स एक्सप्लेन करें जिसके कारण उनका सिलेक्शन होता है, या वो गलतियां क्या हो सकती है जिसको वो ध्यान दें ताकि उनका सिलेक्शन रुक ना जाए, तो अधिक से अधिक छात्र चयनित हो सके। इसके लिए कंपनी से खुद बेंगलोर से एचआर पटना चल के आए हैं। ये कॉर्पोरेट कैंपस कनेक्ट, यानी कैंपस और कॉर्पोरेट के बीच में एक कनेक्शन स्टैब्लिश करने का कार्यक्रम। और ऐसे कार्यक्रम में हमारे विश्वविद्यालय के जो वाइस चांसलर महोदय हैं, उन्होंने अपनी सहभागिता दी और इंडस्ट्री से जोड़ने की पहल है, इसलिए इंडस्ट्री मिनिस्टर ने अपनी सहभागिता दी। ये एक बहुत सुंदर आयोजन है और ये बढ़ते हुए बिहार का एक प्रतीक है ये। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था, बिहार में उद्योग लगे, बिहार का नौजवान जो है वो सिर्फ जॉब को डिमांड ना करे बल्कि वो जॉब प्रोवाइडर बने, इसके दिशा में काम हो। इस पर हमारे माननीय उद्योग मंत्री श्री समीर कुमार महासेठ जी, इनकी एक डायनेमिक सोच है और उस डायनेमिक सोच के साथ ये सतत उस कार्य में क्रियाशील हैं। और सबसे अच्छी बात, ऐसा उद्योग मंत्री जो एक उद्यमी की दर्द को, उद्यमी की पीड़ा को समझ सके, ये बिहार में बहुत मुश्किल से मिल पाता है। और समीर महासेठ जी, चूंकि इन्होंने अपने जीवन में खुद से उद्यम किया है, ये किसी सरकारी जॉब के आश्रय या कोई नौकरी दे देगा और अपना घर चला लेंगे, उस आश्रय नहीं बैठे, या राजनीति में ये पेशा के रूप में नहीं आए कि राजनीति से कुछ कमा लेंगे। इन्होंने अपना खुद का व्यवसाय स्थापित किया, अपने उद्योग लगाए और अपने आज इनके उद्यमों में पटना और पटना के बाहर सैकड़ों की संख्या में लोगों को ये रोजगार दे रहे हैं, हर माह वेतन देते हैं। और राजनीति इनके लिए आय का माध्यम नहीं है, राजनीति इनके लिए सेवा का माध्यम है। और एक उद्यमी को कहां कहां दर्द होता है, एक उद्यमी जब सरकारी दफ्तरों में चक्कर काटते हुए थक जाता है, क्या पीड़ा होती है, इस पीड़ा को श्री समीर महासेठ जी समझते हैं, इसलिए उसको दूर यही कर सकते हैं। तो क्योंकि इन्होंने एक लंबा जीवन उद्यम का, और उद्यमी बहुत परेशानियां झेलता है। उद्यम की परिकल्पना से लेकर के उद्यम को स्थापित करना और संचालन करना, रास्ते में जय नर उद्यमी लक्ष्मीता की चेरी, यानी कि जब आप उद्यम करेंगे, हिम्मत करेंगे, तो आपको माँ लक्ष्मी का, माँ सरस्वती का आशीर्वाद, वरदान आपको मिलता है। लेकिन बहुत साहस करना होता है और इसी साहस की आवश्यकता बिहार की नई पीढ़ी को है। और वो बिहार की नई पीढ़ी जब ये साहस करे, जब हिम्मत करे, अपना स्टार्टअप शुरू करने की बात करे, तो उसको साथ देने के लिए, उसको हौसला देने के लिए, उसका हाथ पकड़ने के लिए अगर समीर महासेठ जैसा एक गार्जियन, एक अभिभावक उद्योग मंत्री के रूप में बिहार को मिल जाए, तो बिहार के लिए ये एक स्वर्ण युग होगा, ये एक स्वर्ण काल होगा। और बिहार की औद्योगिक क्षेत्र में बिहार के आगे बढ़ने की जो एक सोच है, एक सपना है, ये तब तक पूरा नहीं होगा जब तक बिहार का नौजवान उचित रूप से प्रशिक्षित नहीं होगा, उसी उचित रूप से शिक्षित नहीं होगा, जब तक हमारी मेधा शक्ति और हमारी छात्र युवा शक्ति में कौशल का समावेश नहीं होगा, जब तक स्किल डेवलपमेंट नहीं होगा, तब तक औद्योगिक रूप से समृद्ध बिहार का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। और इस दिशा में छात्रों को प्रोफेशनल एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन, जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन मिले, करियर ओरिएंटेड एजुकेशन मिले, इस दिशा में जो कार्य कर रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर आर के सिंह जी,
तो वो आज इस कार्यक्रम में आए, इस बात का प्रतीक है कि इस जरूरत को वो समझते हैं और अपने उद्बोधन में वो वोकेशनल छात्रों के लिए किस तरह के विचार, किस तरह के उनके मन में परिकल्पना है, किस तरह के उनके मन में जो वो अलग अलग निर्णय लेने वाले हैं, इसके बारे में वो आप लोग के बीच अपनी बात को रखेंगे। पुनः एक बार मैं स्वागत करता हूं, आपने अपने कीमती समय में से आज समय निकाला। आज विश्वविद्यालय में कई सारी मीटिंग है, मुझे भी AISHE की मीटिंग होने वाली है, आज ऑनलाइन पूरे सारे के सारे कॉलेज जुड़ेंगे, उसमें भाग लेना है। तो लेकिन इस व्यस्त कार्यक्रम में भी समय निकाला सर ने, बहुत बहुत सर का अभिनंदन है। ऐसे ही कुछ अवसर होते हैं जब हम चाहते हैं कि हमारे अभिभावक, हमारे जो विश्वविद्यालय के हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, वे हमें आ करके हमें प्रोत्साहित करें। और मैं यहाँ पर जब शिक्षा की बात करता हूँ, आज हमारे बिहार से पूरे विश्व में, पूरे भारत में छात्रों का पलायन होता है। उसी बिहार से पलायन होता है जो बिहार नॉलेज कैपिटल था, विश्व का नॉलेज कैपिटल, यानी पूरे विश्व से ज्ञान लेने के लिए छात्र जो हैं वो बिहार आते थे। जब यूरोपीय देशों में अक्षर ज्ञान नहीं था, तब हमारे यहाँ पर विश्वविद्यालय था। और आज की क्या परिस्थिति हो गई है, आज के बिहार में मजबूरीवश छात्र को अच्छी शिक्षा के लिए बाहर, और अच्छी शिक्षा अगर मिल भी रही है तो उसके मन में यह है कि शिक्षा तो यहां मिल जाएगी, क्या यहां रोजगार मिलेगा? तो रोजगार चाहिए। माँ बाप बोलते हैं बच्चों को बेंगलोर भेजेंगे, बच्चों को पुणे भेजेंगे, वहां पढ़ेगा तो वहां रोजगार भी मिलेगा। ये बड़ा एक दुविधा का विषय, डाइकोटमी हो गया है। मतलब कि आप अपने नौजवान को, अपने युवा शक्ति को बाहर भेज दे रहे हैं। बिहार से मेधा शक्ति का, कौशल का और श्रम शक्ति का, तीनों का पलायन हो रहा है। ना बिहार की मेधा शक्ति बिहार में काम कर रही है, ना बिहार का कौशल बिहार के लिए काम कर रहा है। ये कहीं और जा रहा है, ये पलायन हो जा रहा है। और पलायन सिर्फ मेधा का, सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स का नहीं हो रहा है, पलायन पूरे के पूरे एक अर्थशास्त्र का हो जा रहा है, पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था का पलायन हो जा रहा है। और इसका खामियाजा आप छोटा सा उदाहरण देखिए। बच्चा 10th क्लास में है, 9th क्लास में है, 8th क्लास में है, माँ बाप उसको कोटा ले जाते हैं और कोटा में जा करके उसको वहां एडमिशन करवा देते हैं। वहां पर वो फीस पे करते हैं और वहीं पर शिक्षकों को सैलरी मिलती है और वहीं पे हॉस्टल होता है, वहीं पे लॉज होता है, फूडिंग होता है, वहां ट्रांसपोर्टेशन होता है, वहां का धोबी, मतलब वहां का कोटा का एक पूरा इकोनॉमी बन गया। और उस इकोनॉमी में आधे बच्चे कहां के हैं? हमारे बिहार के हैं। वहां पर लाखों करोड़ का एक इकोनॉमी बन गई, कोटा शहर में समृद्धि आ गई। और वो समृद्धि कौन दे रहा है? बिहार के नौजवान दे रहे हैं। 50% छात्र कोटा के बिहार से हैं। एक संस्थान में 75,000 से 1 लाख छात्र बिहार के हो गए हैं। तो ये परिस्थिति, हमारे बच्चे और शिक्षक भी हमारे, ऐसा बात नहीं है कि वहां शिक्षक सारे के सारे कोटा के हैं, बिहार के शिक्षक वहां पढ़ा रहे हैं। और उसके बाद वो बच्चा पढ़ने कहां जाएगा? कॉलेज में, वो भी बाहर जाएगा। और जॉब कहां करेगा? वो भी बाहर करेगा। खर्च कहां करेगा? वो भी बाहर करेगा। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारी जो युवा शक्ति है, अगर इस बिहार को आगे बढ़ना है तो बिहार के पास सिर्फ और सिर्फ एक संसाधन है, वो है हमारा ह्यूमन रिसोर्स, हमारी युवा शक्ति। और 12 करोड़ में से 8 करोड़ नौजवान हैं। इस नौजवान युवा शक्ति को अगर हम चैनलाइज नहीं करें, इसको अगर हम प्रशिक्षित नहीं करें, तो हमारा राज्य कभी भी ये डेमोग्राफिक डिविडेंड जो हमारे को प्रकृति ने दिया है कि नौजवान राज्य है हमारा, देश में सबसे युवा राज्य है, विश्व में सबसे बड़ी युवा आबादी आज बिहार में है। और ये हम कमाल कर सकते हैं, पानी में आग लगा सकते हैं, लेकिन यही डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे लिए डेमोग्राफिक लाइबिलिटी ना बन जाए। अगर इस युवा को आप चैनलाइज नहीं करें, इसको आप वर्क ना दें। आज पूरे भारत में हम लोग अपने युवा शक्ति को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अपने ह्यूमन रिसोर्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसका पूरा लाभ नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि हमारा सिर्फ 5% जो वर्क फोर्स है वो स्किल्ड है। बाकी 95% क्या बाहर जा रहा है? जो अनस्किल्ड लेबर है। अनस्किल्ड लेबर कितना कमाएगा और कितना घर वापस भेजेगा? तो हमको जरूरत है कि हम अपने स्किल्ड वर्कफोर्स को बढ़ाएं। और पटना की ये स्थिति हो रही है, माननीय मंत्री जी इस बात से सहमत करेंगे कि धीरे धीरे पटना जो है वो ओल्ड एज होम की तरह बन जा रहा है। माँ बाप पटना में हैं, सारे बच्चे जो हैं, बेटा बेटी जो है वो बाहर पढ़ रहा है या बाहर जॉब कर रहा है। तो राज्य को आगे बढ़ने के लिए युवा शक्ति को हमको राज्य के विकास में योगदान करे, राज्य में कमाए, राज्य में खर्च करे, ये व्यवस्था लानी होगी। इसके लिए क्या करना होगा? और इस सोच पर कार्यक्रम शुरू हो गया है, इस सोच पर काम शुरू हो गया है। राज्य में आईटी सेक्टर का विकास हो, राज्य में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पार्क बने, राज्य में आईटी पार्क बने। और मुझे यहां बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है, माननीय मंत्री जी ने स्वयं ये सुविधा दी
कि बिहार के उद्योग विभाग के बियाडा के जितनी भूमि है वहां पर आईटी पार्क बन सके, आईटी पार्क को भी भूमि मिल सके। इस राज्य को सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की जरूरत है। आज भारत में सबसे बड़ा जो एक्सपोर्ट है वो सॉफ्टवेयर का है, आईटी सेक्टर का है। सबसे ज्यादा डॉलर रेवेन्यू फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में आईटी सेक्टर लाता है, सबसे ज्यादा जॉब क्रिएशन आईटी सेक्टर दे रहा है। अगर ये आईटी सेक्टर बिहार में ग्रो कर जाए, और उसके लिए यहां पर बहुत कुछ है लेकिन फिर भी ग्रो नहीं कर पा रहा है आईटी सेक्टर, और मैं यहां पर दुख के साथ कह रहा हूं कि मंत्री जी, बिहार में आईटी सेक्टर ग्रो नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि आपका फोकस, सरकार का फोकस जो है वो आईटी सेक्टर को बुलाने में है। यहां आईटी सेक्टर के प्रतिनिधि हैं और इनके बॉस राजीव जी को, अनुराग जी याद होगा, आपके जो कंट्री एचआर हेड थे विप्रो में, उनसे मेरी बात हुई। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप सर बिहार के हैं, एक अच्छा डेवलपमेंट सेंटर जहां पे 20-25 हजार बच्चों को जॉब मिले, बिहार में क्यों नहीं खोल देते हैं? उन्होंने कहा कि बिहार में नहीं खोल सकते हैं। मैं चाहता हूं कि बिहार में खुले, लेकिन बिहार में नहीं खोल सकते हैं। क्यों नहीं खोल सकते हैं? बोले बिहार में टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस है नहीं, बिहार में तकनीक की शिक्षा नहीं है। हमारा आईटी सेक्टर कहां खुला देश में? सबसे पहले कहां विकास किया? तो बोला बेंगलोर में विकास किया। तो बेंगलोर में क्यों विकास किया? बेंगलोर में तकनीक की शिक्षा थी, वहां पर 30-40 अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे, अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज, अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस का चेन था, और उसके कारण वहां पर टेक्निकल एजुकेशन प्राप्त लोग थे, और जहां लोग थे वहां कंपनी ने डेवलपमेंट सेंटर खोल दिया। आप बिहार में पहले इंडस्ट्री को बुलाना चाहते हैं, इंडस्ट्री पहले नहीं आएगी। पहले यहां पर तकनीकी मैन पावर क्रिएट करना होगा, यहां पर वो वातावरण क्रिएट करना होगा कि यहां का छात्र यही शिक्षा ले, और जब यहां तकनीकी रिसोर्स होगा तो यहां का बच्चा वो इंफोसिस क्रिएट करेगा, यहां का बच्चा वो HCL क्रिएट करेगा, वो TCS क्रिएट करेगा, जिसमें जॉब करने के लिए वो बाहर जा रहा है। आप चाहते हैं कि वो यहां आकर के, वो बाहर वाले यहां आकर के निवेश करें, बाहर वाले बाद में निवेश करेंगे। पहले यहां के उद्यमियों को, यहां के, जब इंफोसिस खुली, जब शुरू हुई थी तो 60,000 रुपए की कंपनी थी, 60,000 रुपए के निवेश से इंफोसिस की शुरुआत हुई थी। जब वो 60,000 की कंपनी आज 6 लाख करोड़ की कंपनी बन गई है, तो जब यहां बिहार का युवा अगर कुछ करेगा तो वह भी बड़ा कर सकता है। वो 5 एम्प्लॉय से शुरू करेगा, वो 50 एम्प्लॉय पर, 500 एम्प्लॉय पर पहुंच सकता है। उसको आपको साधन, संसाधन, प्रोत्साहन मुहैया कराने पड़ेंगे, और बाहर वाले भी आएंगे। जब आपके पास तैयार नौजवान होंगे, युवा होंगे, जिनके अंदर में मेधा शक्ति होगी, कौशल होगा, तो कंपनियां तो तुरंत यहां पर अपने डेवलपमेंट सेंटर खोलेगी, क्योंकि उनको यही युवा तो चाहिए, यही युवा तो उन कंपनियों को कमा के देंगे। तो सबसे पहले यहां पर तकनीकी शिक्षा, प्रोफेशनल एजुकेशन, मैनेजमेंट एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, इसको सबसे पहले लाना पड़ेगा। और पलायन का लाभ भी तब मिलेगा जब यहां पर जो यहां का नौजवान अगर बाहर जाए भी तो वो मैनेजर बनने के लिए जाए, सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने के लिए जाए, स्टार्टअप फाउंडर बन के जाए, एंटरप्रेन्योर बन के जाए। वो बाहर ग्रेड 4 के जॉब के लिए ना जाए। जो यहां से नौजवान दूसरे राज्यों में ग्रेड 4 के जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, पीड़ा होती है। हमारा नौजवान इतना स्किल्ड हो, इतना ट्रेंड हो, इतना एबल हो कि वो जहां जाए वो वहां पर एक सम्मान भरी जिंदगी के लिए जाए, और आधी आबादी के पास काम हो। यानी जो महिला शक्ति है, जो राज्य की लड़कियां हैं, और इस पर बहुत काम किया है माननीय मुख्यमंत्री ने। साइकिल योजना एक सिर्फ साइकिल नहीं है, वो एक स्वावलंबन है, वो एक सहारा है, हौसला है, हिम्मत है, जो मुख्यमंत्री ने लड़कियों को दिया कि लो बेटी साइकिल लो और स्कूल जाओ और पढ़ो। और लड़कियां पढ़ लेगी तो पूरा परिवार पढ़ लेगा। बिहार की जो समस्याएं हैं, बिहार में फर्टिलिटी रेट हाई है, बिहार में लिटरेसी की जो कमी है, इस सारी समस्याओं का समाधान लड़कियों की शिक्षा में है। जैसे जैसे लड़कियां शिक्षित हो जाएंगी वो अत्याचार नहीं सहेंगी और वो कमाएंगी, घर की आमदनी में योगदान देंगी। तो इस पर काम करने की आवश्यकता। लड़कियों को माँ बाप बोलते हैं कि साइकोलॉजी ले लो, सोशियोलॉजी ले लो, हिस्ट्री ऑनर्स ले लो, सब अच्छे विषय हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि लड़का इंजीनियरिंग करेगा, कंप्यूटर साइंस पढ़ेगा, तो लड़की काहे नहीं कंप्यूटर साइंस पढ़ सकती है? तुम लोग कंप्यूटर साइंस में पीछे हो क्या? तो बिहार में लड़कियों को तकनीकी शिक्षा मिले, इस पर काम हो, और इस तरह का प्रोत्साहन मिले कि लड़कियों की शिक्षा को सरकार जो है सपोर्ट करे। थोड़ा सा सपोर्ट करिए, आपकी बेटियां कमाल करके दिखाएगी। हमारी छोरी छोरों से कम है के? और जो भविष्य है बिहार का है, क्योंकि ये युवा बिहार जो है, अगर एस्पिरेशनल बिहार है, ये नौजवानों का बिहार है, ये यहां पर अपने वाइस चांसलर को, अपने उद्योग मंत्री को सुनने के लिए बेचैन होकर के खड़े हैं, बैठे हैं।
ये समझिए ये बिहार का विकास चाह रहे हैं। और यही लड़के अपने कंधों पर, ये किसी नेता के भरोसे भी नहीं है, ये अपने कंधों पे बिहार को उठाने को तैयार हैं। और जब ये बिहार का युवा अपने कंधों पर इस राज्य को लेकर के आगे बढ़ने को तैयार हो जाएगा, तो फिर ये राज्य इस देश का हर एक पैरामीटर पर, हर एक पैमाने पर अग्रणी राज्य बन सके, ये संभव हो पाएगा। हम पहले अग्रणी थे, हम वापस अग्रणी बन सकते हैं और हम बनाएंगे विकसित बिहार। हम किसी दूसरे के रास्ते, दूसरे की राह जोड़ते हुए दूसरे की इंतजार में नहीं रहेंगे। युवा आगे बढ़ेंगे, बिहार आगे बढ़ेगा। बिहार से 30,000 से अधिक युवाओं को अब तक मैं रोजगार दिला चुका हूं। मजबूरी ये है, पीड़ा ये है कि ये रोजगार मैंने उन्हें बिहार से बाहर दिलवाया है, बिहार के बाहर उनको जॉब में भेजा है। मैं बाहर भेजने वाले में से एक हूं। मैं चाहता हूं कि जब मैं कॉल सेंटर ट्रेनिंग देता था 2004 में, मैं बिहार से सैकड़ों हजारों बच्चों को, इन्हीं की विप्रो कंपनी की, उसमें कंपनी हुआ करती थी विप्रो स्पेक्ट्रा माइंड, बाद में वो विप्रो दक्ष को ओवरटेक किया गया, स्पेक्ट्रा माइंड बनी, फिर विप्रो बीपीओ बना, फिर वो विप्रो टेक्नोलॉजीज में मर्ज कर गया शायद। तो उस कंपनी में हमने सैकड़ों की संख्या में 2004 में बच्चों को जॉब लगवाया था। लेकिन मेरी पीड़ा थी कि क्या बिहार में बच्चों को रोजगार मिल सकता है, और मैंने एक ऐसा कॉल सेंटर शुरू किया जहां पर 400 लोगों को जॉब दिया था। रिलायंस कंपनी का पूरा इनकमिंग कॉल जो था स्मार्टफोन का, वो हमारे यहाँ आता था। स्मार्टफोन बंद हो गया, रिलायंस का, आरटीएल का, वो कॉल सेंटर बंद हो गया। और उसके बाद मैंने शिक्षा के क्षेत्र में, जो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, ट्रेनिंग के साथ एजुकेशन के क्षेत्र में मैंने अपना कदम रखा। और मुझे यहाँ की जो पीड़ा दिखाई पड़ती है, मुझे ऐसा लगता है कि इस पे बहुत काम करने की आवश्यकता है। लेकिन यहाँ पर कॉर्पोरेट सेक्टर का मुझे पूरा सहयोग मिल रहा है। उस समय विप्रो स्पेक्ट्रा माइंड हमारे यहाँ से बच्चों को जॉब दे रही थी, आज विप्रो टेक्नोलॉजीज हमारे यहाँ से बच्चों को जॉब देती है। 296 बच्चों का इस साल का प्लेसमेंट हुआ विप्रो कंपनी में। अब तक 1800 सिमेजियन विप्रो के अलग अलग सेंटर में काम कर रहे हैं। मैं पुणे चल जाऊं, बैंगलोर चल जाऊं, हैदराबाद चल जाऊं, नोएडा जाऊं, हर जगह सिमेजियंस हैं विप्रो में। और तुम लोग जब जाओगे विप्रो में, तुमको वहां तुम्हारे सीनियर्स मिल जाएंगे तुम्हारा स्वागत करने के लिए, तुम्हारा हैंड होल्ड करने के लिए। और विप्रो को तुम लोग साधारण बात मत समझना कि विप्रो में तुमको जॉब मिला, कंपनी तुमको अपने खर्चे पर बिट्स पिलानी से एमटेक का कोर्स करवाएगी, तुमको कंपनी 2-3 लाख का पैकेज देगी। लेकिन इसी जॉब को करके तुम इतना सीखते हो कि तुमको 23 लाख का पैकेज मिलता है, तुमको 37 लाख का पैकेज मिलता है, तुमको 1.25 करोड़ का पैकेज। विप्रो में सिमेस से जो छात्र गया था उसको रैक स्पेस नहीं दिया, तो विप्रो वो लॉन्च पैड है जहां से तुम्हारा जो मंगलयान है वो उड़ान भरेगा। तो विप्रो को तुम अपने करियर का लॉन्च पैड की तरह लोगे, 5 साल विप्रो को दोगे, और उसके बाद आईटी सेक्टर में तुमको जो उड़ान भरनी है, विप्रो तुमको तुम्हारे पंख में जान दे देगा। और एक ये छोटा सा क्लिप मैं दिखाना चाहूंगा सिमेज के बच्चों का किस तरह का काम हुआ है और सिमेज किस तरीके से। ये आवाज आ रही है क्या? इस उद्देश्य से की गई थी कि राज्य में युवाओं को आत्मनिर्भर होने में, स्किलफुल होने में और अपने पांव पे खड़े होने में मदद करेगा। 1 दशक से ज्यादा के पड़ाव में सिमेज राज्य के लोगों की उम्मीदों पर पूरी तरह से खरा उतरा है और आज राज्य में मैनेजमेंट तथा आईटी की वोकेशनल उच्च शिक्षा के लिए अभिभावकों तथा छात्रों की पहली पसंद बन गया है सिमेज। और उसकी वजह है कि पढ़ाई, रिजल्ट और प्लेसमेंट में सबसे आगे है सिमेज। बिहार राज्य के सभी कॉलेजेस के प्लेसमेंट को अगर एक साथ मिला दें तो भी अकेला सिमेज समूह का प्लेसमेंट है सबसे बढ़कर और सबसे ज्यादा। अभी हाल में ही हुए आईसीआईसीआई बैंक के प्लेसमेंट ड्राइव की बात करें तो इस 2 दिवसीय प्लेसमेंट ड्राइव में सिमेज समूह से 259 छात्रों को जॉब मिला है। और बिहार से जो छात्र बाहर जा रहे हैं, इस माइग्रेशन को रिवर्स माइग्रेशन करने के लिए मैंने एक संकल्प लिया है। बिहार के यशस्वी युवा उप मुख्यमंत्री महोदय श्री तेजस्वी यादव जी ने कहा कि मैं बिहार में 10 लाख छात्रों को रोजगार दूंगा, जॉब दूंगा। और उनका ये सोच जो है वो ये है कि भाई बिहार में नौजवानों को, बिहार के गरीबों को, पिछड़ों को सिर्फ सामाजिक न्याय नहीं बल्कि आर्थिक न्याय भी मिलना चाहिए और युवाओं को सशक्तिकरण हो। तो उन्होंने 10 लाख युवाओं को जॉब देने का संकल्प उठाया है और उस काम में वो मिशन मोड में लग गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री पूरा उसमें साथ हैं। लेकिन मैं यहां छोटी सी गुजारिश करूंगा कि सर 10 लाख जॉब आपको देना है, 1 लाख जॉब देने का हिम्मत तो मैं अकेले रखता हूं।
5 साल में बिहार के नौजवानों को 1 लाख बच्चों को जॉब मैं देने का जिम्मा लेता हूं। बाकी 10-20 लाख जो है सरकार वो वातावरण क्रिएट करे, सरकार लोगों को सरकारी जॉब मुहैया कराए, प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करे, बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन लाए, उद्योग लाए, इंडस्ट्री लाए। जॉब्स तो क्रिएट होंगे ही होंगे, लेकिन जब बिहार के युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा, स्किल दिया जाएगा, तो वो नौजवान जो है वो भी बिहार के विकास में अपना योगदान देगा। और 1 लाख बच्चों को रोजगार देना, यही मेरा टारगेट है, जो मैं मिशन लेके चलता हूं। मेरा मिशन का फिगर है अभी कि अगले 5 सालों में 1 लाख बच्चों को रोजगार देना है, और तुम सब उस 1 लाख में शामिल हो। और इस संकल्प को पूरा करने के लिए मैं बिहार में देश के पहले एंटरप्रेन्योरशिप विश्वविद्यालय की स्थापना करना चाहता हूं। मैं स्किल और एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर में बिहार में विश्वविद्यालय बनाना चाहता हूं। यह परिकल्पना है सिमेज स्किल एंटरप्रेन्योरशिप विश्वविद्यालय की, जिसके लिए मुझे सरकार द्वारा जमीन का आवंटन भी किया गया है। अब अलग विषय है कि उस कार्य को करने में कुछ तकनीकी बाधाएं आ रही हैं। उस बाधा को चाहेंगे तो माननीय मंत्री दूर कर सकते हैं। तुम लोग एक बार रिक्वेस्ट कर दो कि सर बाधा दूर किया जाए। जमीन अलॉटेड है, पेमेंट डन है, 2 करोड़ रुपया जमा कर दिया गया है बियाड़ा में, लेकिन कुछ बाधाएं हैं। माननीय मंत्री जानते हैं कि इनके विभाग में कहां कहां कैसे कैसे बाधाएं आती हैं, लेकिन उस बाधा को दूर करने की जरूरत है। बिहार की पीड़ा है, जो बिहार में तकनीकी संस्थानों की कमी है, ये बिहार की पीड़ा है। और मैंने बैंक से कर्ज लेकर के बिहार में पैसा जमा किया था 2012 में, 10 साल हो गया है। और बिहार में ये स्किल एंटरप्रेन्योरशिप विश्वविद्यालय खुलेगा तो बिहार में किस किस तरह की पढ़ाई होगी, इसका एक झलक मैं दिखाता हूं। आईटी सेक्टर में मैं यहां पर एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, आईओटी का, रोबोटिक्स का, इथिकल हैकिंग का, एनिमेशन का, डिजिटल मार्केटिंग का, बिग डेटा का, क्लाउड कंप्यूटिंग का, ब्लॉकचेन का, क्रिप्टो करेंसी का, गेमिंग टेक्नोलॉजी का, इन सब चीजों की पढ़ाई कराना चाहता हूं, ताकि हमारा नौजवान जो है इस सेक्टर में जॉब भी करे और इस सेक्टर में स्टार्टअप भी करे। समझ रहे बात को? और यही बिहार का ग्रोथ देगा। ये एंड्रॉइड ऐप, रोबोटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, ये भविष्य की टेक्नोलॉजी है, जॉब की टेक्नोलॉजी है। इस पर मैं काम करना चाहता हूं, देश का एक एडवांस सेंटर बनाना चाहता हूं। और मैंने टाई अप कर लिया है, मैंने सिस्को कंपनी के साथ, केपीएमजी के साथ, बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ, माइक्रोसॉफ्ट के साथ, अमेजन वेब सर्विस के लिए अमेजन के साथ, ये कंपनियां अपने कोर्सेज यहां रन करने को तैयार हैं। इनके कोर्स पर, इनके सर्टिफिकेशन पर कोर्सेज कराए जाएंगे। क्या अगर हम लोग जब विश्व स्तरीय पाठ्यक्रम को यहां पढ़ाएंगे तो यहां के बच्चे जॉब के लिए तैयार नहीं होंगे? और आईआईटी बॉम्बे के सबसे बड़े स्पोकन ट्यूटोरियल सेंटर हैं, और आईआईटी मद्रास का एनपीटीईएल में कल हमारा इनरोलमेंट हो गया है। तो अब एनपीटीईएल के थ्रू लगभग 80 कोर्सेज जो हैं मैनेजमेंट और आईटी के, आप लोग निःशुल्क कर पाएंगे। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस के साथ टाई अप किया, ताकि इनके स्कूल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन के जो वोकेशनल कोर्सेज हैं उनको आप रन कर सकें। और बिहार में न सिर्फ आईटी सेक्टर की पढ़ाई हम कराएंगे, आईटी सेक्टर की कंपनियों को आईटी पार्क के थ्रू, और इसका पूरा पूरा श्रेय मैं माननीय उद्योग मंत्री को दूंगा। उन्होंने आते ही नीति में बदलाव किए और आईटी पार्क के लिए बिहार के जो उद्यमी चाहते थे प्रोजेक्ट लगाना, उनको अनुमति दी। बैंक ऑफ बड़ौदा से ऑक्शन में मैंने बियाड़ा में, पाटलिपुत्रा में प्लॉट लिया था। ऑक्शन जीत के मैं खुश हो गया, लेकिन जब मैंने अपना प्रोजेक्ट सबमिट किया कि मैं चाहता हूं कि यहाँ स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर बनाऊं, मैं यहाँ पर आईटी पार्क बनाऊं, बियाड़ा ने 5 साल तक मेरा प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं किया। वो एक समीर महासेठ मंत्री जब बने तब जाकर के ये योजना को फलीभूत होने का अवसर मिला है। इसके लिए जोरदार धन्यवाद दिया जाए। फाइनल अप्रूवल अभी आना बाकी है, लेकिन सर तो दिलवा ही देंगे। तो और मैंने उसके लिए बियाड़ा ने मुझे बोला कि ट्रांसफर चार्ज जमा करो। हम हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि ट्रांसफर चार्ज नहीं लगेगा, फिर भी मैंने बैंक से लोन लेकर के बैंक ऑफ बड़ौदा को भी 2 करोड़ दिया, बियाड़ा को भी 2 करोड़ दिया कि कम से कम अनुमति मिल जाए। अब देखो शायद अनुमति जो है मिल जानी चाहिए। और ये किस तरह का आईटी पार्क होगा, इसका एक झलक तुम लोग को मैं दिखा देता हूं। हम बनाएंगे विकसित बिहार, और ये वहां का अंदर का संरचना है, बहुत सुंदर। इसको आईआईटी के जो डिजाइन है, जो आईआईटी कानपुर का भी जो नया बिल्डिंग बनाए हैं, उनसे मैंने इसको पूरा डिजाइन करवाया है। और ये शिक्षा के क्षेत्र में बिहार आत्मनिर्भर हो, सिमेज विश्वविद्यालय का एक केंद्र पटना के बाईपास पर, ये लगभग 2,20,000 स्क्वायर फीट का होगा। और ये आईटी पार्क जो है ये 1,65,000 स्क्वायर फीट का है।
बिहार में ये सबसे बड़ा अपने आप में संरचना होगा और ये निजी क्षेत्र के निवेश से है। मैंने सरकार से 1 रुपया मांगा नहीं है, उल्टे मैंने क्या कहते हैं इस प्रोजेक्ट में 2 करोड़ रुपया ट्रांसफर चार्ज जमा किया है और उसके अतिरिक्त मुझे जो इस प्रोजेक्ट की जो कुल लागत होगी उसमें करोड़ों रुपए का जीएसटी और टैक्स में सरकार को योगदान में दूंगा। मैं सरकार से सिर्फ ये चाह रहा हूं कि सर प्रोत्साहन दे दीजिए, सर थोड़ा सा पीठ पर हाथ रख दीजिए। मुझे मेरे बच्चे हिम्मत देते हैं, मुझे मेरे छात्र हिम्मत देते हैं कि मैं बड़ा काम कर सकूं और मुझे सरकार से कोई आर्थिक सहयोग नहीं चाहिए। और ये सिमेज विश्वविद्यालय बना रहा हूं पटना के बाईपास में, ये 2,20,000 स्क्वायर फीट में होगा। ये वहां का भवन को आप देख रहे हैं और विकसित बिहार बनाने के लिए बाहर से अन्य राज्यों से लोग आकर के बिहार को विकसित नहीं बनाएंगे। जो हमारे बिहार के उद्यमी हैं, जो हमारे बिहार के युवा हैं, इनको ही आपको पहला हिम्मत, पहला प्रोत्साहन देना होगा। ये आगे बढ़ेंगे, इनको देख के पूरा भारत बिहार आएगा, पूरा विश्व बिहार आएगा। लेकिन पहला प्रोत्साहन आपको बिहार के नौजवानों को, बिहार के युवाओं को और बिहार के उद्यमियों को, बिहार के स्टार्टअप फाउंडर्स को आपको प्रोत्साहन देना होगा। ये हमारे पटना बाईपास रोड स्थित प्रोजेक्ट का एक झलक है। क्या आप लोग चाहते हो कि बिहार में यह प्रोजेक्ट बने? एक बार जोरदार तालियों के साथ। और बिहार का नौजवान बेस्ट है, बिहार का युवा शक्ति जो है वो बेस्ट है। जब मैं बोलूंगा, जो मैं बोलूंगा उसको आप रिपीट करोगे। मैं बोलूंगा आई एम द बेस्ट, आप लोग क्या बोलेंगे? आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, यस यू आर द बेस्ट। थैंक यू सो मच।